बहुत पुराने समय की बात है। वैशाली राज्य में शिवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। शिवदत्त बहुत ही गरीब था। लोगों के घर में पूजा पाठ करके वे अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की बात है, शिवदत्त जब अपने घर पर सो रहा था तो आधी रात के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके कारण शिवदत्त की नींद खुल गई। वह उठा और अपनी झोंपड़ी के बाहर जाकर देखने लगा। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी झोंपड़ी के बाहर दो आदमी बातें कर रहे थे। शिवदत्त वहीं एक कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों आदमियों की बातें सुनकर शिवदत्त को पता चला कि उनमें से एक रमन नाम का चोर था और दूसरा महल का सिपाही था। असल बात यह थी कि रमन नाम का वह आदमी चोरी करके भाग रहा था और सिपाही ने उसे पकड़ लिया था। सिपाही उस आदमी से कहने लगा, रमन, चोरी करना एक अपराध होने के साथ साथ एक पाप भी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम इस चोरी चकारी के काम में पड़ गए हो? आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? रमन उसे जवाब देते हुए कहने लगा, सिपाही जी, आप जो कह रहे हैं वे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। इसलिए जब मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया तब मुझे चोरी जैसा बुरा काम करना पड़ा। अगर आप मुझे इस बार छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी भर चोरी का काम नहीं करूँगा। सिपाही कहने लगा, लड़के, देखने से तो तुम बहुत ही अच्छे परिवार के लगते हो, लेकिन तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो तुम्हें चोरी करनी पड़ी? सिपाही के पूछने पर रमन उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। सिपाही जी, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरी माँ ने बड़े कष्ट सहकर मुझे पाला है। वह लोगों के घरों में काम करती है और जो भी कमाई होती है उससे मेरा पालन पोषण करती है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, अचानक रात के अंधेरे में 2 पति पत्नी हमारे घर पर आ गए। उन्होंने हमें बताया कि वह दूसरे गांव में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, परंतु बीच में ही रात हो जाने के कारण वे आसरा ढूंढने लगे और हमारे घर पहुंच गए। वे लोग रात हमारे घर ही गुजारने का आग्रह करने लगे। मेरी माँ ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर में शरण दे दी। फिर वे दोनों बोले कि हमें बहुत ही भूख लगी है, यदि कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ही उपकार होता। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मेरी माँ उन दोनों की बात मान गई। माँ उनसे कहने लगी, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार कर दूंगी, परंतु हमारा घर बहुत ही छोटा है। तुम लोगों को इस घर में रुकने से बड़ी असुविधा होगी। पति पत्नी ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी माँ ने उनके हाथ पैर धुलवाए और साथ ही उनके रात के खाने का इंतजाम भी कर दिया। खाना खाने के बाद वे लोग कहने लगे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इस उपकार का बदला हम कैसे चुकाएंगे? मेरी माँ कहने लगी, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, यह तो मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है। इस तरह वे दोनों पति पत्नी खाना खाकर उस रात हमारे घर में ही सो गए। रात भर वे दोनों सोते रहे, परंतु जब हम उन्हें सुबह उठाने के लिए गए तो वे दोनों मरे पड़े थे। यह बात पूरे गांव में फैल गई। वैद्य ने जब उन्हें देखा तो कहने लगे कि उनकी मृत्यु जहर खाने से हुई है। हमारे घर में नगर का कोतवाल पहुंचा और जो खाना हमने उनको खिलाया था उसकी जांच पड़ताल की गई। उस खाने में एक मरी हुई छिपकली निकली। कोतवाल हमें तुरंत राजा के पास ले गया और सारी बातें सुनाने के बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। महाराज का फैसला यह था कि उन दोनों पति पत्नी के मरने का कारण वे खाना था जो मेरी माँ ने उन्हें खिलाया था। हालांकि इन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही सही, अपराध तो
इनसे हुआ है। इस अपराध के कारण इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। परंतु दरबार में मौजूद एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो दंड इन्हें सुनाया है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही तरह का दंड उचित नहीं है। हालांकि इन दोनों माँ बेटे ने अपराध किया है और उसको स्वीकार भी किया है, फिर भी यह दंड उचित नहीं है। इसलिए महाराज, आप इन दोनों पर कुछ दया कीजिए। मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक दूसरी सजा सुना दी। महाराज कहने लगे, जैसा मंत्री जी ने कहा, इन दोनों माँ बेटे के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि यह उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दें, लेकिन फिर भी उन दोनों के मरने का कारण ये दोनों माँ बेटे ही हैं। इसलिए दंड तो इन्हें मिलेगा और दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। इन्हें एक माह के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी होंगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और फिर अपनी कहानी सुनाकर रमन कहने लगा, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहाँ से कमाऊं? अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, परंतु फिर भी केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठी कर पाया और आज समय सीमा का आखिरी दिन है। अगर कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा नहीं करवा पाया तो मेरी माँ को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। कोई और रास्ता मुझे नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का फैसला किया, और जब आज मैंने चोरी कर ली तो रास्ते में आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण शिवदत्त जो उनकी बातें सुन रहा था, उसे रमन पर बड़ा ही तरस आ रहा था। रमन की बातें सुनकर सिपाही को भी उस पर दया आने लगी। वे रमन से कहने लगा, देखो युवक, सचमुच तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुखदायी है, लेकिन तुमने यह जो चोरी का काम किया है ये बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम चाहते तो किसी से उधार भी ले सकते थे। रमन कहने लगा, भैया आप ही बताइए, हमारी हालत को देखकर भला कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार में दे देता, और मान लीजिए कोई दया करके मुझे दे भी देता तो मैं उस उधार को वापस कैसे चुका पाता। रमन की बात सुनकर सिपाही कुछ देर के लिए सोचने लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ। जो होना था वह हो गया, परंतु इसके बाद तुम कभी भी चोरी का काम मत करना। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। तुम ऐसा करो, तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम निकाल लो और बाकी मुझे दे दो, और फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जब सिपाही ने ये बात कही तो उसकी बात सुनकर ब्राह्मण शिवदत्त को बड़ा ही गुस्सा आया और वह सोचने लगा, यह एक सिपाही होकर चोर को केवल छोड़ ही नहीं रहा, बल्कि उसे यह भी कह रहा है कि चोरी का आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, जो इससे भी बड़ा अपराध है। अगली सुबह ब्राह्मण शिवदत्त राजा के दरबार में जा पहुँचा, क्योंकि उसे मालूम था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे। परंतु वे चुपचाप जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताता। राज दरबार की कार्यवाही शुरू हो जाती है। रमन नाम का वह युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 सोने के सिक्के राजकोष में जमा करवाने के लिए दे दिए। तब राजा ने आदेश दिया कि इस युवक ने दंड के रूप में 1000 सोने के सिक्के जमा करवा दिए हैं, इसलिए इसकी माँ को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। माँ के कारागार से छूट जाने पर दोनों माँ बेटे
बहुत ही खुश थे। उन दोनों की खुशी देखकर दरबार में मौजूद लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही ये सारी कार्यवाही शिवदत्त बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो दरबार में एक व्यापारी पेश हुआ और महाराज से शिकायत करने लगा कि महाराज, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपना व्यापार शुरू किया था। अपने व्यापार से मैंने काफी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था। लेकिन कल रात मेरे घर पर मेरी सारी पूंजी और धन चोरी हो गया। महाराज ने कहा, व्यापारी, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने कहा, मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा धन घर पर ही रखकर पास के गांव के एक व्यापारी के पास बातें करने के लिए गया था और जब लौटकर मैं अपने घर पर आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर में जो भी धन और पूंजी थी वे गायब थी। ये बात सुनकर महाराज तुरंत कोतवाल को कहते हैं, कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर पर जो चोरी हुई है तुरंत इसकी छानबीन की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़कर पेश किया जाए। व्यापारी कहने लगा, महाराज, उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में जिसने चोरी की है उस चोर को मैं अच्छे से जानता हूँ। महाराज ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम उस चोर को जानते हो? अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे। व्यापारी कहने लगा, महाराज, वे कोई और नहीं बल्कि कल जिस औरत को आपने छोड़ा था उसका बेटा रमन है। उसने ही मेरे घर में चोरी की है और वहाँ से चुराया हुआ धन दंड के रूप में आपके राजकोष में जमा करवाया है। इसी तरह से उसने अपनी माँ को छुड़वाया है। ये बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी उत्सुकता से देखने लगे कि महाराज अब क्या फैसला लेंगे। महाराज ने तुरंत रमन को राज दरबार में बुलवाया और कहने लगे, युवक, तुमने इस व्यापारी के घर में चोरी की है। क्या ये बात सच है? क्या वे चोरी तुमने ही की है? रमन कहने लगा, हाँ महाराज, इनके घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी माँ को छुड़वाने के लिए मेरे पास और रास्ता नहीं था। 1 महीने में 1000 सोने के सिक्के भला मुझ जैसा गरीब आदमी कहाँ से ला सकता है? जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने मजबूरी में यह चोरी की है, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये चोरी की। इस प्रकार रमन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना फैसला सुनाया। इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसकी माँ को बुलवाकर बताया जाए कि इस व्यापारी के घर से जो भी धन चोरी किया गया है वह धन व्यापारी को वापस लौटाया जाए। इसके बाद ही रमन को कारागार से छोड़ा जाएगा। यह सुनकर रमन मन ही मन सोचने लगा, भला मेरी माँ व्यापारी का धन कैसे वापस कर सकेगी, क्योंकि वह धन तो मैंने राजकोष में जमा करवा दिया है। तभी वहाँ पर मौजूद ब्राह्मण शिवदत्त ने आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके ही राज्य में रहने वाला ब्राह्मण शिवदत्त हूँ। महाराज, मैं इस मामले को शुरू से ही देख रहा हूँ। आपकी अनुमति हो तो मैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने शिवदत्त से कहा, शिवदत्त, तुमको इस मामले में क्या कहना है? शिवदत्त ने कहा, महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपका ये फैसला न्याय के पक्ष में नहीं है। यह सुनकर सारे दरबारी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि महाराज अब
क्या कहेंगे। शिवदत्त की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया और वे कहने लगे, क्या शिवदत्त तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगता? क्या तुम बहुत ही बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ कि मेरे निर्णय में गलत क्या है। अगर ये गलत है तो फिर सही निर्णय क्या होगा? शिवदत्त कहने लगा, महाराज, मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय कई राज्यों का भ्रमण किया था, इसलिए मैं उन सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। जो व्यापारी अभी आपके सामने उपस्थित हुआ है, उसके घर में चोरी करने वाला रमन है। ये बात मैंने ही उसे बताई थी कि उसके घर में चोरी करने वाला रमन है। राजा ने कहा, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? हमारी न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है और मेरे निर्णय में तुम्हें क्या गलत लगा, ये बताओ। तब शिवदत्त ने अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उसने छुपकर रमन और उस सिपाही की बातें सुन ली थी। उसके बाद ब्राह्मण आगे कहने लगा, महाराज, उस रात को दोनों पति पत्नी जहरीला खाना खाकर मर गए। इसका कारण रमन की माँ नहीं है, ये आप भी जानते थे, परंतु अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार आपने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड दे दिया। 1 महीने के अंदर इतनी मुद्राएं भला एक गरीब परिवार कैसे लेकर आ सकता है? यह असंभव है। ये आप भी जानते थे, लेकिन फिर भी आपने इस तरह का निर्णय लिया। जब रमन को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चोरी करने की ठान ली। चोरी करने के बाद इसके पकड़े जाने पर सिपाही इससे रिश्वत लेकर छोड़ देता है। इसके बाद अपनी मेहनत की कमाई चोरी हो जाने पर इस व्यापारी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो ये आपके पास आता है और आप रमन को कारागार में डालकर दंड के रूप में उसकी माँ को व्यापारी की धनराशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वे धनराशि तो राजकोष में पहले जमा करवा दी गई है। अब आप ही बताइए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं वे कहां से लेकर आएगी? उसकी माँ भी कहीं चोरी करके ही मुद्राएं आपको चुकाएगी और फिर जिसकी मुद्राएं चोरी होगी वे आपके पास आकर इस व्यापारी की तरह ही शिकायत करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। महाराज शिवदत्त की कही हुई बात को समझ रहे थे। महाराज के दरबार में मौजूद सभी दरबारी जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री महाराज के पास आया और कहने लगा, शिवदत्त, तो फिर तुम ही बताओ कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी है? अपराधी कौन है और उस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए? राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को क्या दंड देना होगा? इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो यह समस्या और भी ज्यादा जटिल हो गई है। ऐसे में क्या फैसला होना चाहिए बताओ, क्योंकि तुमने तो कई राज्यों में वहाँ की न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की कही गई बात पर महाराज भी शिवदत्त की तरफ देखने लगे और कहने लगे, शिवदत्त, अब तुम ही कोई सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी उम्मीद के साथ शिवदत्त की तरफ देखने लगा। तब शिवदत्त कहने लगा, इस घटना के विषय में महाराज, आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दिया, लेकिन आप ये देखिए कि अपराध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अपराध होने का कारण क्या था? अपराध करते समय अपराधी की मानसिक स्थिति क्या थी? ये आपने नहीं जाना, इसलिए समस्या इतनी बढ़ गई। रमन की माँ तो उन पति पत्नी को खाना खिलाकर उनकी सहायता करना चाहती थी। उनकी हत्या करना उसकी माँ का उद्देश्य नहीं था, इसलिए ये घटना मात्र एक दुर्घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अपनी माँ को बचाने के लिए रमन को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो रमन
एक चोर बन गया, जबकि चोरी करना उसका कोई धंधा नहीं है, वह कोई पेशेवर चोर नहीं है। रमन की सारी सच्चाई जानकर उस सिपाही ने दया करके उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना सिपाही की भी इच्छा नहीं थी। आपके सिपाही ने रमन से रिश्वत में जो भी धन लिया था वह उसने गरीबों में दान कर दिया, ताकि उससे जो अपराध हुआ है वह कुछ कम हो सके। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। महाराज कहने लगे, फिर तो तुम्हारे कहने के अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वे सब भले लोग हैं, तो फिर ऐसे में अपराध किया किसने? ब्राह्मण शिवदत्त कहने लगा, महाराज इन सब का कारण आप हैं। 2 भले इंसानों को आपने अपराधी बना दिया, 2 अच्छे इंसानों को आपने मानसिक रोगी बना दिया, तो असल में अपराध आपसे हुआ है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक गरीब माँ का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आएगा, और जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं वे लेकर आया तो आपने यह भी नहीं पूछा कि इतने कम समय में वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आया है। अगर इस समय आपने रमन से पूछा होता कि यह मुद्राएं कहाँ से आई हैं, तो यह समस्या यहाँ तक नहीं पहुँचती। आप इसे ऐसा समझिए महाराज कि खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि सांप के डसने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता, वैसे ही उस खाने में छिपकली गिर गई, इसलिए उन पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें रमन और उसकी माँ का कोई दोष नहीं है, इसलिए रमन और उसकी माँ को छोड़ दिया जाए, और रमन से आपने जो जुर्माना वसूल किया है वह इस व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ ही मरने वाले पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। शिवदत्त के द्वारा दिए गए तर्क और सुझाव दरबार में मौजूद सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। महाराज ने ब्राह्मण की प्रशंसा की और कहा, हम आज तक अपने राज्य की न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आ रहे थे, लेकिन शिवदत्त आज जैसा तुमने सोचा वैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से सोचने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, और हम आज से तुम्हें अपने दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त करते हैं। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को राजकोष से धन देकर विदा किया। रमन और उसकी माँ को भी बेकसूर घोषित करके भेज दिया गया। मरे हुए पति पत्नी के परिवार को महाराज की तरफ से आर्थिक सहायता भेज दी गई। महाराज की समझ में भी अब ये बात आ चुकी थी कि हर अपराध के लिए एक ही तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद शिवदत्त राजा के दरबार में न्याय अधिकारी नियुक्त हो गया और अपना जीवन सुख पूर्वक बिताने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। प्रिय नगरी का राजा प्रियदत्त बड़े ही मृदु स्वभाव का और कुशल शासक था। राज्य में सभी लोग उससे बेहद प्रसन्न थे। प्रियदत्त की इकलौती पुत्री का नाम कंचन बाला था। रूप में वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से भी अधिक सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा रानी से बोले, सुनो रानी, राजकुमारी अब सयानी हो गई है, मुझे उसके विवाह की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मेरी राय में कोई सुंदर सा राजकुमार ही उसके लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन पहले हमें अपनी बेटी की राय भी तो जान लेनी चाहिए कि वह कैसा पति चाहती है। अवश्य महाराज। शीघ्र ही राजकुमारी कंचन बाला को बुलवाया गया। आओ बेटी आओ, हमें बताओ
तुम कैसा पति चाहती हो। मगर पिताजी, मैं तो अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या? जी हाँ पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। ये मुमकिन नहीं बेटी, पुत्री हमेशा ही पराया धन होती है। हम कोई अच्छा सा वर देखकर तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मैं विवाह उसी युवक से करूंगी जिसने कनकपुरी देख रखी हो। बेटी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, जाओ नगर में और दूर दूर के देशों में मुनादी करवा दो कि जिसने भी कनकपुरी देखी है वह महल में आकर हमसे राजकुमारी का हाथ मांग ले। जो आज्ञा महाराज। अगले ही दिन सुबह सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल गूंजने लगा। सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। कनकपुरी को देखने वाला पुरुष महाराज से आकर राजकुमारी का हाथ मांग ले। नगर के लोग आपस में बातचीत करने लगे। कनकपुरी का नाम तो मैं आज पहली बार ही सुन रहा हूँ। मैं भी देश विदेश घूमा हूँ, मगर कनकपुरी नाम तो मैंने भी नहीं सुना। लगता है महाराज प्रियदत्त राजकुमारी को आजीवन कुंवारा ही रखना चाहते हैं। प्रिय नगर में ही रतन भूषण नाम का एक स्वस्थ व जवान युवक रहता था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता था। रतन भूषण बोला, इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो बहुत खुश होगी। माँ, आ गया बेटा तू? हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरे कपड़े का व्यापार भी खूब चला। जीते रहो बेटा, बस अब तो मेरी अंतिम इच्छा भी तो पूरी कर ही दे। कैसी इच्छा माँ? घर में एक सुंदर एवं सुशील बहू ले आ, उसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता ना रहेगी। ओ माँ, तुम तो बस। तूने कुछ सुना बेटा? आजकल शहर में सिर्फ कनकपुरी के ही चर्चे हैं। माँ, मैंने दूसरे शहर में भी सुना था। क्या ये सच है? हाँ बेटा, मगर आज 15 दिन बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कनकपुरी देखी हो। तूने सुना है कहीं कनकपुरी का नाम? सुना होता तो जाकर महाराज से राजकुमारी का हाथ ना मांग लेता। राजकुमारी बहुत भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई तेरी दुल्हन बनती। उस जैसी क्यों माँ, वही क्यों नहीं? ये तू क्या कह रहा है बेटा? क्या ऐसा संभव है? हाँ माँ, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। मैं सोचता हूँ कि जब 15 दिनों में भी किसी ने कनकपुरी को देखी हुई होने का दावा नहीं किया है, तो इसका मतलब है कनकपुरी कहीं है ही नहीं। अगर मैं महाराज से जाकर कहूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है, तो वे प्रसन्नता पूर्वक राजकुमारी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे। मगर यह तो धोखा होगा। माँ, जब कनकपुरी कहीं है ही नहीं, तो इसमें धोखा कैसा? बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं महाराज को हकीकत का पता चल गया तो? तुम बेकार ही मत घबराओ माँ, बस अब दुल्हन के स्वागत की तैयारियां करो। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। राजमहल में पहुंचकर रतन भूषण दरवान से बोला, महाराज से जाकर कहो कि मैंने कनकपुरी देखी है। बहुत अच्छा हुजूर। दरवान ने महल के भीतर जाकर महाराज को सूचना दी तो महाराज बोले, उसे तुरंत ही सम्मान पूर्वक मेरे सामने लाया जाए। जी महाराज। दरवान के जाने के पश्चात महाराज सोचने लगे, आखिर इतने दिनों के बाद कोई तो आया जिसने कनकपुरी देख रखी है। तभी रतन भूषण राजा के सामने आया और बोला, प्रणाम महाराज। कहो युवक, तुम कौन हो? तुमने कनकपुरी कहाँ देखी? मेरा नाम रतन भूषण है महाराज। कपड़े के व्यापार के सिलसिले में मैं अक्सर ही देश विदेश घूमता रहता हूँ। इसी दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी। तुमने कनकपुरी में
क्या क्या देखा युवक? मैंने वहाँ सुनहरी नदी देखी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनसे निकलते झरने देखे और तभी राजकुमारी बोली, बस बस रहने दो पिताजी, इस युवक ने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी, इसे धक्के देकर महल से बाहर निकाल दीजिए। महाराज बोले, इसकी ये मजाल हमें धोखा दे। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने रतन भूषण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आह, आज बहुत बेइज्जती हुई, अब क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को। मगर समझ में नहीं आता कि राजकुमारी ने ऐसी बेतुकी शर्त रखी क्यों? क्या उसने देखी है कनकपुरी? जरूर उसने देखी होगी, कनकपुरी कहीं तो होगी ही। मैं इसी समय प्रण लेता हूँ कि जब तक कनकपुरी को ढूंढकर राजकुमारी को अपनी दुल्हन ना बना लूंगा, माँ को अपनी मनहूस शक्ल हरगिज नहीं दिखाऊंगा। और वह कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में बनी एक कुटिया पर उसकी नजर पड़ती है। वे चौंक कर रुक गया। इस निर्जन जंगल में यह कुटिया, अवश्य ही इसमें कोई रहता होगा, चलकर देखना चाहिए। ओह, यह तो कोई पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं, मुझे इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी तो रतन भूषण ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। अब तो आप ही का सहारा है बाबा, मेरी मदद कीजिए। हम तुम्हारे कार्य करने के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए बच्चा, परंतु कनकपुरी तो हमने भी कहीं नहीं देखी। हाँ, अगर तुम रामवन जाकर केशधारी बाबा से मिलो तो वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने का कोई उपयुक्त मार्ग बताएं महाराज। तो सुनो, यहाँ से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे रामवर है, जहाँ केशधारी बाबा का निवास है। अच्छा बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और रतन भूषण रामवन की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक लगातार चलता हुआ वह एक पर्वत के पास पहुँच गया और बोला, शायद वही काला पर्वत है। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जब वह काले पर्वत से नीचे उतरा तो उसे एक कुटिया के बाहर तपस्या में लीन बाबा केशधारी दिखाई दिए। वह बाबा केशधारी के निकट पहुंचा, उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 दिन पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली तो वे बोले, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें बाबा। ओह कनकपुरी, देखो बेटा, ठीक ठाक पता तो तुम्हें मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मृदंग द्वीप के राजा से मिलो तो वह तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य ही बता देंगे। यहाँ से 20 कोस दूर से कई व्यापारियों के जहाज वहाँ जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कनकपुरी पहुँच सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। केशधारी बाबा से मिलने के पश्चात जब वह बंदरगाह पहुँचा तो एक जहाज मृदंग द्वीप को प्रस्थान करने ही वाला था। रतन भूषण उसमें बैठ गया और कुछ ही देर बाद जहाज वहां से रवाना हो गया। 3 दिन की यात्रा के पश्चात मृदंग द्वीप पहुंचकर वह पूछता हुआ व्यापारियों के राजा तक जा पहुंचा और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात राजा ने कहा, वैसे तो मेरे जहाज दूर दूर तक जाते हैं, मगर आज तक मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। ओह, फिर तो मेरी यह यात्रा भी बेकार हो गई। परेशान मत हो मुसाफिर, हमें उम्मीद है कि कल जपंग द्वीप में लग रहे आषाढ़ के मेले में अवश्य ही तुम्हें कनकपुरी का पता चल जाएगा। जपंग द्वीप का मेला? हाँ युवक, यह मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। हम आज शाम को ही प्रस्थान करने वाले हैं।
शाम होते ही राजा और रतन भूषण जहाज में सवार होकर चल पड़े। रतन भूषण बोला, हम जपंग द्वीप कब पहुँचेंगे? कल सुबह तक तो पहुँच जाएंगे। वे सामने क्या है महाराज? समुद्र में उगा हुआ एक बड़का वृक्ष, उसकी शाखाएं 10 मील दूर तक फैली हुई हैं। यही नहीं, उस वृक्ष के नीचे एक भयंकर भंवर भी है। अगर कोई जहाज उस ओर फंस जाए तो फिर उसके लौट आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी राजा ने इतना ही कहा था कि तेज हवा चलने लगी। महाराज, जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर होकर उस भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा है। देखते ही देखते जहाज उस वृक्ष के भयंकर भंवर में फंस गया और डूब गया। लेकिन रतन भूषण के हाथ में उस विशालकाय वृक्ष की एक टहनी आ गई थी। राजा ने भी बहुत कोशिश की मगर डूबने से बच न सका। रतन भूषण सोचने लगा, लगता है मैं कभी भी कनकपुरी नहीं पहुंच पाऊंगा और अब इस वृक्ष पर ही मेरी भी कब्र बन जाएगी। और वह उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ ऊँघने लगा। शाम को एकाएक तीव्र शोर के कारण उसकी आंखें खुल गई और उसने आकाश में विशालकाय पक्षी उड़ते देखे। हे ईश्वर, इतने विशाल पक्षी, अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो मेरी खैर नहीं। वे दोनों पक्षी एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और आपस में बोलने लगे। जानते हो पक्षी राज, आज मैं कनकपुरी गया था। वास्तव में उससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ओह, तब तो हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ, कल हम भी वहीं जाएंगे। रत्नभूषण उन पक्षियों को मनुष्य की बोली बोलता देख दंग रह गया। बोलने वाले पक्षी, शायद मेरी कनकपुरी पहुंचने की इच्छा पूरी होने वाली है। फिर वह बेसब्री से पक्षी राज के वहां से उड़ने का इंतजार करने लगा। रात के अंतिम प्रहर के शुरू होते ही वे पक्षी जैसे ही उड़ने को तैयार हुए, रतनभूषण पक्षी राज की टांग से चिपक गया। उस विशालकाय पक्षी के कनकपुरी की धरती पर उतरते ही रतनभूषण फुर्ती के साथ पक्षी से दूर हट गया और एक वृक्ष की ओट में छिप गया। दोनों पक्षियों के जाने के बाद रतनभूषण वृक्ष के पीछे से बाहर निकला। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक देवता जैसे दिखने वाला व्यक्ति उससे बोला, धरती के मनुष्य का यक्षों के धरती कनकपुरी पर स्वागत है। तुम कौन हो मित्र? यक्षों के राजा का दूत तुम्हें लेने आया हूँ। महाराज ने तुम्हें याद किया है। और वह उसे लेकर महाराज के पास पहुँचा तो रतनभूषण बोला, प्रणाम महाराज, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज यहाँ पहुँचकर तुमने हमारी वर्षों से मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया है युवक। मैं समझा नहीं महाराज। सुनो बेटा, वर्षों पहले एक ऋषि के शाप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई थी। तब ऋषि ने ही हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कदम रखेगा उसी दिन हमें हमारी बेटी वापस मिल सकेगी और मुझे उसका विवाह भी उसी मनुष्य के साथ करना होगा। आज मेरे व नगर वासियों के लिए जश्न की शाम होगी। सैनिकों, जाओ, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाओ। हर रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी हमें मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो अब शीघ्र ही प्रिय नगरी पहुंचना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। तब तक तुम्हें हमारे सैनिक कनकपुरी की सैर कराएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सैनिकों, इस युवक को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। घूमते घूमते एकाएक रतनभूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी। अरे वाह,
क्या बढ़िया मूर्ति है, मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। क्षमा करें, उस तरफ जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाकर ही रहूँगा। उस मूर्ति की शक्ल देखते ही वह आश्चर्यचकित रह गया। प्रिय नगर की राजकुमारी कंचनबाला की मूर्ति है और और ये घोड़ा भी शायद राजकुमारी का ही है। ये क्या रहस्य है? और जैसे ही उसने घोड़े को छुआ वह तालाब में जा गिरा। फिर जब उसने पानी में से सिर बाहर निकाला तो क्या सुनता है, जिस किसी ने भी कनकपुरी देखी हो वे राजा से मिले। तो क्या मैं वापस प्रिय नगरी आ पहुंचा हूँ? चलो यह भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षी की राजकुमारी लौट आती तो उससे शादी से इनकार करने पर ना जाने मेरे साथ क्या सुलूक किया जाता। अरे रुको भाई, मैं अभी अभी कनकपुरी देखकर आ रहा हूँ, मुझे महाराज के पास ले चलो। ठीक है चलो। रतन भूषण को राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा बोले, अरे तुम तो एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो, लगता है बाहर की आजादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इस धोखेबाज को फौरन ही काल कोठरी में डलवा दिया जाए। मगर महाराज मेरी बात तो सुनिए, मैंने कनकपुरी देखी है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। महाराज मैं काल कोठरी में जाने को तैयार हूँ, मगर जाते जाते एक बार राजकुमारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजकुमारी सामने आई और बोली, पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैं यह जानना चाहता हूँ कि कनकपुरी में तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है? यह सुनते ही राजकुमारी एकाएक प्रसन्न हो उठी और बोली, इसे छोड़ दीजिए पिताजी, इसने सचमुच कनकपुरी देख ली है। क्या अब तुम्ही से मेरा विवाह होगा? पिताजी, इस मनुष्य के कनकपुरी देख आने के बाद अब ऋषि का श्राप भी खत्म हो चुका है। रतन भूषण ने कनकपुरी में जो पत्थर की सफेद मूर्ति देखी थी वही मेरा त्यागा हुआ शरीर है, जिसमें अब मुझे इस शरीर को त्याग कर पुनः प्रवेश करना है। इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर आप ही की जिद पर मुझे ये शर्त रखनी पड़ी। मगर मैं न जानती थी कि यह युवक उस शर्त को पूरी कर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अब तो हर हालत में मुझे लौटना ही होगा। मगर राजकुमारी, मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ से जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना। तुम खुद को कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी अब वही होगा। कहने के साथ ही राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में राजवैद्य ने राजकुमारी की मृत्यु की पुष्टि की और अगले ही पल रतन भूषण ने राजकुमारी को याद किया और बोला, मुझे अपने पास बुला लो राजकुमारी कंचनबाला। अगले ही पल उसने अपने आप को राजकुमारी के सामने पाया और वह महाराज से बोला, प्रणाम महाराज, क्या यही आपकी बेटी है? हाँ। यह सब क्या चक्कर है महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं, दरअसल मेरी बेटी पहले बहुत चंचल थी। इसी चंचलता में आकर उसने एक बार एक ऋषि का अनादर कर दिया, जिसने इसे मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। काफी क्षमा मांगने पर ऋषि ने बताया कि इसके विवाह का समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अतः मनुष्य योनि में राजा प्रियदत्त के घर जन्म लेने के बाद जब विवाह का समय आया तो आगे तुम सब कुछ जानते ही हो महाराज। लेकिन क्या विवाह के पश्चात मुझे भी यहीं रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हारी एक माँ भी है, तुम उसे भी यहीं ले आना। फिर कुछ दिनों बाद रतन भूषण और राजकुमारी का विवाह
बड़ी धूमधाम से हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर प्रयास किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। धन्यवाद।